नमस्कार। पाठ के क्रम में अब हम लोग तीसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं। दूसरे पाठ में हम लोगों ने समझा कि नक्षत्र किसे कहते हैं, नक्षत्र का नामकरण किस तरह से किया गया है, नक्षत्र कितने अंशों का होता है, ये सब हम लोगों ने जाना है। आज उसी को और विस्तार पूर्वक समझें। अब विस्तार पूर्वक नक्षत्रों को समझना है। हमने कहा था कि ब्रह्मांड अनंत तक फैला हुआ है और हम लोग राशि चक्र की बात करते हैं। तो आज सबसे पहले अनंत तक फैले ब्रह्मांड को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे नक्षत्रों की ओर बढ़ेंगे। तो ये एक गोलाकार आकृति बनी हुई है, ये यहां आप देख सकते हैं। इसी को मान लें कि अनंत तक आपका ब्रह्मांड फैला हुआ है चारों ओर, और इसके बीच में जो ये वृत्ताकार आकार है, इसको हम लोग क्रांति वृत्त कहें, राशि चक्र कहें, जोडियक कहें। अब इसी राशि चक्र को हम लोग 27 बराबर भागों में बांटे। चित्र से, फिगर से बहुत स्पष्ट नहीं हो कि बराबर भागों में बटा हुआ हो, लेकिन आप इसको मानेंगे कि सारे भाग एक बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। अर्थात एक नक्षत्र का जो मान होता है 13 डिग्री 20 मिनट, वही दूसरे नक्षत्र का भी मान होता है 13 डिग्री 20 मिनट। और पहला नक्षत्र यदि 0 डिग्री से प्रारंभ होता है तो 27वां नक्षत्र 360 डिग्री पे समाप्त हो जाता है। तो हम लोग पढ़ने के ही क्रम में समझते हैं कि ये किस तरह से होता है। पिछले कक्षा में भी हम लोगों ने समझा है कि ये 360 अंशों का है और इसको हम लोग 27 से भाग देते हैं तो हमको प्राप्त होता है 13 अंश और 20 कला, अर्थात 13 डिग्री और 20 मिनट। अब यहां अगर हम इस फिगर की ओर ध्यान दें तो हम कहते हैं कि ये जो लकीर है, यहां से हम प्रारंभ करते हैं, ये 0 डिग्री है और यहीं पे समाप्त होता है आकर के, तो ये हमारा 360 डिग्री पूरा हो जाता है। तब ये 0 डिग्री से प्रारंभ होता है और ये यहां से माना कि ऐसे ये प्रारंभ हुआ और यहां पे जाकर के ये एक नक्षत्र समाप्त हो गया। तो इस एक नक्षत्र का मान कितना हो गया? 13 डिग्री 20 मिनट। ये आपको समझ लेना है। यदि हम नामकरण कर दें तो कहें पहला नक्षत्र अश्विनी है, तो ये 13 डिग्री 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक है। आगे हम लोग इसके अंशात्मक विस्तार को भी पढ़ेंगे। तो ये अब बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि नक्षत्र, अब ये अनंत तक फैला मान सकते हैं हम लोग। अब ये एक नक्षत्र का मान हो गया 13 डिग्री 20 मिनट। फिर इसी तरह से यहां से जब प्रारंभ होगा और यहां समाप्त हो जाएगा तो फिर इसका जो मान होगा, ये मान भी होगा 13 डिग्री 20 मिनट का। तो अब दूसरा जो नक्षत्र है, यदि हम उसको भरनी कहें तो वो 13 डिग्री 20 मिनट से प्रारंभ होगा और 26 डिग्री 40 मिनट पे समाप्त हो जाएगा। तो अब नक्षत्रों को हम लोगों ने समझा है, ब्रह्मांड में इसके विस्तार को समझा है, ये कहां से कहां तक है, कहां प्रारंभ होता है, कहां समाप्त होता है, इसको भी समझा। ठीक इसी तरह से ये 27 टुकड़ों में बटा हुआ है ये राशि चक्र, और एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा, क्रमशः 27 नक्षत्र तक गत होगा और हमारा 360 डिग्री समाप्त हो जाएगा। तो 327 टुकड़ों में बांटा हमने। अब यदि ग्रहों की स्थिति की बात करेंगे, कभी मान लिया जाए कि कहते हैं कि ग्रह कोई आपके ये 10वें नक्षत्र में है, तब 10वें नक्षत्र का यदि हम नाम जानते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं कि जिस ग्रहों की बात हो रही है वो हमारे उस नक्षत्र में स्थित है। अब यहां हमने एक गोल बनाया है
हम कह सकते हैं कि इसके चारों तरफ पृथ्वी की कल्पना करें तो इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। अब मन में प्रश्न उठता है, हमने प्रारंभ में ही कहा है कि हम बहुत गणित पे जोर नहीं देंगे, लेकिन जो जो बात हमारे समझ में आता है और जो जानना आप लोगों के लिए जरूरी है उसको हम बताते चलेंगे। हम सभी जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात होती है, और हमारा जो इंडिया है वो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में आता है, ये हम सभी जानते हैं। संक्षेप में एक कहानी सुनाना चाहेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि उत्तरायण और दक्षिणायन, हमारे शास्त्रों में सूर्यों की गति को भी बताया गया है। आगे हम लोग भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय पद्धति को भी समझेंगे। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो भारतवासियों के लिए शुभ कहा गया है, और जब ये दक्षिणायन हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि हमारे देवता दक्षिणायन हो गए हैं, अर्थात हमारे सम्मुख नहीं है। और उत्तरायण जब होता है तो हम कहते हैं कि हमारे सम्मुख है। अब दक्षिणायन होता है जब हम राशियों की बात करेंगे तो वहां और अच्छी तरह से समझेंगे कि कर्क राशि में प्रवेश होने पर ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, और मकर राशि में प्रवेश होते ही वो क्षमा चाहेंगे, कर्क राशि में प्रवेश होते ही दक्षिणायन हो जाते हैं, और मकर राशि में प्रवेश होते ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। तो यहां नॉर्थ पोल को समझा हमने, उत्तरायण और दक्षिणायन को भी समझा। अब नक्षत्रों को ही लेकर के हमको आगे बढ़ना है। ये भी जान लिया है आप लोगों ने कि एक राशि चक्र है, और राशि चक्र के 27 विभाजन, और एक विभाजन का जो मान है वो 13 डिग्री 20 मिनट का है, उसी को एक नक्षत्र कहते हैं। तो आगे हम लोग अब समझते हैं कि नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार किस तरह से होता है और वो कहां से कहां तक होता है। हमने 2 उदाहरण में लिए हैं, हम 27 नक्षत्रों की बात आगे करेंगे। आप पुनः यहां समझ लीजिए कि 0 अंश से शुरू होगा और 13 डिग्री 20 मिनट तक पहला नक्षत्र होगा, जिसको हम अश्विनी के नाम से जानते हैं। अब नंबर के साथ नक्षत्रों के नाम को भी जानेंगे और उसके अंशात्मक विस्तार को भी जानेंगे, लेकिन कभी नहीं भूलेंगे कि एक नक्षत्रों का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। और जब हम 13 डिग्री 20 मिनट को 27 से गुना कर देंगे तो हमको यह भी प्राप्त हो जाएगा कि कुल हमारे जो, हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का जो फैलाव हमारे 360 डिग्री में है, हम उस अंश पे पहुंच जाएंगे। नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार को समझना जरूरी है। बेसिक कमजोर होगा तो फलित में आप अच्छे नहीं हो सकते। कुछ दिनों की बात है, हमको उम्मीद है कि हम 10 से 20 पाठ संख्या के आते आते फलित ज्योतिष में पहुंच जाएं। हम ऐसा उम्मीद करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सिर्फ पाठ का अध्ययन करते रहे। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं नक्षत्र और इसके अंशात्मक विस्तार। हम अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी ज्योतिष के विषय में ही बताते हैं। वहां हम पूर्व से बताते आ रहे हैं। यदि आप वहां भी हमको फॉलो करते हैं या हमारे पेज को लाइक करते हैं तो वहां भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, और वहां से भी आपको मदद मिलेगा हमारे द्वारा प्रदत्त वीडियो को समझने में। तो अब नक्षत्र को हमने कहा कि संख्या से भी याद रखना है, नाम से भी याद रखना है, और उसके अंशात्मक विस्तार को भी समझना है कि कहां से कहां तक है। तो पहला नक्षत्र आता है हमारा जिसका नाम होता है अश्विनी। अब अश्विनी का अंशात्मक विस्तार हमने पहले ही आपको बताया है कि ये यहां से यदि हम समझें तो इसका अंशात्मक विस्तार 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो प्रारंभ ये 0 डिग्री से होगा और ये 13 डिग्री 20 मिनट तक इसका विस्तार होगा। अब ये 13 डिग्री 20 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ अश्विनी का ही विस्तार कहेंगे। कहां से? 0 डिग्री से प्रारंभ होकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक। दूसरे नक्षत्र का नाम है भरणी, और अब भरणी का विस्तार कहां से प्रारंभ होगा?
तो जहां अश्वनी की समाप्ति हुई अर्थात 13 डिग्री 20 मिनट से पर जहां अश्वनी समाप्त हुआ है वहीं से भरनी प्रारंभ होता है और ये 26 डिग्री 40 मिनट तक चलता है। इसका विस्तार 26 डिग्री 40 मिनट तक होगा। बहुत सरल है। अब अगले नक्षत्र को समझें। आप किसी भी नक्षत्र में 13 डिग्री 20 मिनट जोड़ेंगे तो अगला नक्षत्र कहां समाप्त हो रहा है यह आपको पता चलता जाएगा। तीसरा नक्षत्र है कृतिका। अब ये 26 डिग्री से प्रारंभ होगा, 26 डिग्री 40 मिनट से, और ये 40 डिग्री पे समाप्त होगा। तो कृतिका का विस्तार कहां तक कहेंगे? 26 डिग्री 40 मिनट से प्रारंभ और 40 डिग्री पे समाप्त। अब चौथा नक्षत्र है रोहिणी। अब रोहिणी का जो विस्तार प्रारंभ होगा वो 40 डिग्री से प्रारंभ होगा जहां कृतिका समाप्त हुई, और ये फिर 53 डिग्री 20 मिनट 53 डिग्री 20 मिनट यहां पे ये समाप्त हो जाएगा। अब रोहिणी के बाद आएगा मृगशिरा। अब मृगशिरा का प्रारंभ कहां से होगा? 53 डिग्री 20 मिनट से 66 डिग्री 40 मिनट। आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि 13 डिग्री 20 मिनट आगे जोड़ते चलना है, लेकिन संख्या से भी इसको याद रखना है कि पहला अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, इस तरह से आपको याद करना है। अब छठा नक्षत्र है आर्द्रा। अब ये 66 डिग्री 40 मिनट से प्रारंभ होगा और 80 डिग्री तक चलेगा। तो हम लोगों ने देखा कि मृगशिरा का जो 66 डिग्री 40 मिनट था उसमें 13 डिग्री 20 मिनट जोड़े तो 80 डिग्री पहुंच गया है, और यही आर्द्रा का समाप्ति स्थल है। यहां तक इसका विस्तार बताया गया है। आर्द्रा के बाद आता है पुनर्वसु। अब पुनर्वसु कहां से प्रारंभ होगा? तो 80 डिग्री से प्रारंभ होकर के 93 डिग्री 20 मिनट तक। अब पुनर्वसु के बाद क्या आएगा? पुनर्वसु के बाद पुष्य। पुष्य का प्रारंभ जहां पुनर्वसु का अंत हुआ 93 डिग्री 20 मिनट से प्रारंभ होगा 106 डिग्री 40 मिनट तक, और इस क्रम का जो आखिरी नक्षत्र है वो है अश्लेषा, और इसका प्रारंभ 106 डिग्री 40 मिनट से 120 डिग्री तक। हम 27 नक्षत्रों की बात करेंगे और 9 नक्षत्र आपको हम बताते जाएंगे। यहां आप बहुत आराम से समझ चुके होंगे, बहुत सरलता पूर्वक समझ चुके होंगे कि पहले नक्षत्र में 13 डिग्री 20 मिनट जोड़ देंगे तो दूसरा नक्षत्र का विस्तार प्राप्त हो जाएगा, दूसरे नक्षत्र में 13 डिग्री 20 मिनट जोड़ देंगे तो तीसरे नक्षत्र का विस्तार प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमको ये 9 के 9 नक्षत्र 0 डिग्री से 120 डिग्री के अंतर्गत ये समाप्त होता है। अब यहाँ 9 नक्षत्रों के हिसाब से हम आपको क्यों बताए हैं इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि नाम भी हमने जान लिया, और नाम किस आधार पर बताया जाता है कि तारों का समूह है, उसकी आकृति जिस प्रकार से हमको देखने में लगता है उसके आधार पे ही हम नक्षत्रों के नाम को कहते हैं। अब 9 नक्षत्रों की बात हुई है और ये क्यों हुई इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि 9 ग्रह होते हैं
अब 9 ग्रहों की बात हम ज्योतिष में हमेशा करते हैं। 7 ग्रह सूर्य से शनि तक, 8वां राहु और 9वां केतु। तो जब राशियों की बात करेंगे तो आगे समझ में आएगा कि सूर्य से शनि तक अर्थात सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन 7 ग्रहों को ही राशि का स्वामित्व प्राप्त है, लेकिन नक्षत्रों का स्वामित्व 9 ग्रहों को प्राप्त है अर्थात राहु केतु को भी प्राप्त है। तो अब 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह। अगर हम इस 27 को 9 से भाग देते हैं तो बहुत आसानी से आप लोग समझते हैं कि ये 3 संख्या आई, अर्थात एक ग्रहों के पास 3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। पुनः दोहराते हैं कि एक ग्रहों के पास 3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। अब ये 3 नक्षत्र कौन कौन से होंगे, ये क्रम से हम लोगों को समझना होगा। चलिए यहीं पे सबसे पहले हम स्वामित्व की बात कर चुके हैं, तो ये जो 9 ग्रह हमने लिखा है इसके स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तब ये अश्विनी के स्वामी केतु हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा पढ़ाना या हमारा बताना अच्छा लगता होगा, तो हम ये भी उम्मीद करें कि यदि आप कागज पेन के साथ बैठेंगे तो आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि हम बताने के बाद उसको मिटा देते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, पुनः फिर से आपको इस वीडियो को देखना होगा। तो इसलिए कागज पेन के साथ चलेंगे तो आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। तो ये नक्षत्र, अब इसके स्वामी की बात हो रही है। तो अश्विनी के स्वामी केतु, भरणी के स्वामी शुक्र, कृतिका के स्वामी सूर्य, रोहिणी के स्वामी चंद्रमा, मृगशिरा के स्वामी मंगल, आर्द्रा के स्वामी राहु, पुनर्वसु के स्वामी गुरु, पुष्य के स्वामी शनि और अश्लेषा के स्वामी बुध। ये क्रम से नहीं है। ये आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि क्यों नहीं सूर्य, चंद्रमा, मंगल क्रम से होता, तो आपको याद रखने में आसानी हो जाती। तो ये क्रम से नहीं है, केतु से प्रारंभ होता है, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, ये 3 यहां बीच में क्रम से दिखाई देते हैं। उसके बाद फिर राहु, गुरु और शनि, बुध। तो क्रम तो है नहीं, तो हमारे लिए याद रखना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप अभ्यास करते रहेंगे तो बहुत सरलतापूर्वक याद भी हो जाएगा। हम फिर से एक गोला बनाते हैं और इसको हम 3 भागों में बांटने का प्रयास करते हैं। अब हमने 3 भागों में बांटा, तो हम सभी जानते हैं कि ये 360 डिग्री का है और 3 बराबर भागों में बांटा है, तो प्रत्येक भाग का मान जो है 120 डिग्री होगा। ये भी हम लोग समझते हैं। अब ये जो 120 डिग्री है, इसी में 9 नक्षत्र समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि यहां 9 नक्षत्र समाप्त हो जाएंगे। अब एक जो भाग है इसका मान भी हम लोग जानते हैं 13 डिग्री 20 मिनट हो जाएगा। हम अपने समझाने के क्रम में ही इतनी बार बताएंगे कि आपको स्वतः याद हो जाएगा। और ये जो पहला नक्षत्र है ये अश्विनी है और इसके स्वामी केतु हैं।
और ये जो आखिरी नक्षत्र है ये अश्लेषा है और इसके स्वामी बुध हैं। ये पहला क्रम है। शास्त्रों में तो सिर्फ क्रम बता दिए गए हैं, लेकिन यदि हम कहें कि ब्रह्मांड जो है, आप जानते हैं कि हर जगह की प्रकृति एक जैसी नहीं। जैसे कि आप अपने जिले की बात कर लें, अपने देश की बात कर लें, अपने राज्य की बात कर लें, तो हर एक क्षेत्र का भाषा भी बदल जाता है, पानी बदल जाता है, लोगों के व्यवहारों में भी कुछ फर्क होता है। उसी तरह यदि ये पूरे ब्रह्मांड का टुकड़ा है, पूरा ब्रह्मांड है, तो इसके अलग अलग भागों की भी प्रकृति अलग होगी और हमको उस प्रकृति को समझना है। तो हमारे विद्वान, हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान देखिए कितना उज्जवल है कि जहां से प्रारंभ होता है, अर्थात ये जो अश्विनी के स्वामी केतु हैं, तो 9वें के बाद जो राशि आएगी, पहली राशि, अर्थात ये जो 10वीं राशि आएगी, इसको यहां समझ लेते हैं कि ये मघा है और इसके स्वामी भी केतु होंगे। तो यदि पहले 120 डिग्री में पहला भाग केतु को प्राप्त है, तो दूसरे में भी पहला ही भाग केतु को प्राप्त होगा। ठीक उसी तरह से जब तीसरे भाग की बात करेंगे तो इसके स्वामी मूल, इस भाग का जो विस्तार है वो मूल के अधिपत्य में आता है और इसके स्वामी भी केतु होंगे। ठीक उसी तरह से एक के बाद दूसरा, अर्थात यहां जैसे ये दूसरे की बात करेंगे तो इसका भरणी स्वामी है, भरणी का स्वामी शुक्र है। तो यहां मघा के बाद जब दूसरा आएगा, पूर्वा फाल्गुनी, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, आज सिर्फ समझना है, तो इसके भी स्वामी शुक्र ही होंगे। और यहां भी जो दूसरा भाग आएगा इसके भी स्वामी शुक्र ही होंगे। उसी तरह से क्रमशः चलते हुए अंतिम भाग जो आएगा, हर एक 120 डिग्री में यदि हम समझना चाहें, तो यहां यदि अंतिम भाग का बुध स्वामी है, तो यहां भी अंत का जो आएगा वो ज्येष्ठा होगा, इसके भी स्वामी बुध होंगे। और ये जो तीसरा है, इसका जो अंत आएगा यहां रेवती होगी और इसके भी स्वामी बुध होंगे। कितना आसान है समझना। अगर एक क्रम याद हो जाता है तो हम दूसरे क्रम को स्वतः समझ सकते हैं। और यही 27 टुकड़ा, जैसे कि 9 टुकड़े इसमें किए मैंने, आप 9 यहां करेंगे, फिर 9 यहां करेंगे। और पहले का स्वामी केतु, दूसरे का शुक्र, तीसरे का सूर्य, चौथे का चंद्रमा, पांचवें का मंगल, छठे का राहु, सातवें का गुरु, आठवें का शनि और 9वें का बुध। यही क्रम पुनः प्रारंभ हो जाएगा। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, और फिर यहां भी वही क्रम चलेगा। क्रम कहीं टूटेगा नहीं। इसकी सुंदरता को बताने के लिए, नक्षत्र विभाजन की जो सुंदरता है, इसको समझने के लिए आप लोगों को हमने ये बताया है। अब हमारे यहां तो कहा जाता है कि दक्ष राजा की ये जो जितने तारे कहते हैं वो सब उनकी पुत्रियां हैं। अब ये जो हम विशेष रूप से 27 नक्षत्रों की बात करते हैं, ये उनकी ही पुत्रियां हैं। और चंद्रमा से इन सभी का विवाह करवा दिया गया। रोहिणी नक्षत्र जो चौथा नक्षत्र है, कहते हैं वो बहुत ही सुंदर थी, इसलिए विवाह उसके साथ हुआ और सबको फिर चंद्रमा को ही सुपुर्द कर दिया गया और सभी चंद्रमा की ही पत्नी कहलाई। चलिए, हम लोग इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। हमने कहा है कि हम आपको ज्योतिष आधुनिक रीति से ही पढ़ाएंगे, लेकिन वो भी नहीं छोड़ेंगे कि हमारे शास्त्रों में किसी को भी,
क्योंकि पहले तो कागज पेन नहीं हुआ करता था, तो गुरुमुख से ही शिक्षा प्राप्त होती थी। इसीलिए इस शिक्षा को कोई भी ग्रहण कर सकता है, सिर्फ शांतिपूर्वक एकाग्रचित होकर पाठ को क्रम से सुने। तो चलिए, आज हम लोगों ने समझा है कि नक्षत्र का क्रम कैसे आता है और उसके स्वामी कैसे होते हैं। अब ये स्वामियों का क्रम नहीं है तो हम इसको याद कैसे रखें? तो आज ही हम आपको बता देते हैं कि आपको याद कैसे रखना है। एक पंक्ति लिखेंगे जिसको आप कविता के रूप में कंठाग्र कर लेंगे, याद करने में भी आसान हो जाएगा, और हम जब आगे बताएंगे तो आपको समझने में भी परेशानी नहीं होगी। तो वो पंक्ति क्या है? आ चम भौ रा जी स बु के सु। अब देखिए, बहुत आसान है, मैंने भी मेहनत करके याद किया। आचम भौराजी सबु केसु, आचम भौराजी सबु केसु, आचम भौराजी सबु केसु। अब यही क्रम चलता रहेगा। ये जो क्रम हम आपको बताए हैं, आचम भौराजी सबु केसु, ये दशाओं में भी काम आता है। चाहे महादशा की बात हो, अंतरदशा की बात होगी, प्रत्यंतर दशा की बात होगी, प्राण दशा की बात होगी, या सूक्ष्म दशा की बात होगी। आज आपको निश्चित रूप से समझ में नहीं आता होगा कि दशा, प्राण दशा, अंतरदशा क्या बता रहे हैं, लेकिन इसको आज ही याद कर लेना है, ये आगे आपके काम आएगा। और हम जब बताएंगे तो आप बहुत आसानी से आगे समझ भी सकेंगे। तो आज हम लोगों ने 9 नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार को समझा, ब्रह्मांड को भी समझा, और हम कौन से गोल में रहते हैं ये भी जाना। उत्तरायण और दक्षिणायन को भी संक्षेप में समझा है। अगले कक्षा में हम लोग अगले 9 नक्षत्रों के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पुनः कहना चाहेंगे कि क्रम से, अर्थात तीसरे के बाद जो चौथा पाठ आएगा, उसको यदि आप पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से हम ज्योतिष समझा सकेंगे। आपको कहीं आने जाने की जरूरत भी नहीं होगी, और आपके मन में जो भी प्रश्न आता है वो किसी न किसी रूप से आप हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। उस प्रश्नों का भी जवाब हम आपके पाठ में दे देंगे। अगर इस पाठ को पढ़ा है और इससे संबंधित प्रश्न है तो हो सकता है कि अगले किसी न किसी पाठ में उसका जवाब आपको प्राप्त हो जाए। पुनः धन्यवाद।